गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए चार्ज पे लेके आया हूँ। वैसे मैंने क्रिमिनल जजमेंट्स के ऊपर जो शुरुआत में एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने चार्ज के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि चार्ज पे एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में दो चीज़ें आती हैं ख़ास तौर से। एक तो होता है चार्ज, एक होता है सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन यानी आरोप सारांश। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ तक आरोप सारांश की बात है तो हम जानते हैं कि ये ऐसे मामले जो वारंट ट्रायल नहीं है, समन्स ट्रायल है, उसमें फॉर्मल चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल आरोप सारांश सुना जाता है, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन सुना जाता है। सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये हुआ कि अगर उस आरोप में एक से ज़्यादा अपराध भी बन रहे हैं, एक से ज़्यादा धाराएं भी हैं, तो उन सबको एक साथ सब्सटेंस के रूप में सुना सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आरोपी है कि भाई अभियुक्त ने परिवादी को रोका और उसके साथ मारपीट की। आप इसको ऐसे ही सुना सकते हैं कि आपके विरुद्ध ये आरोप है कि आपने परिवादी को रोक के उसके साथ मारपीट की, इसलिए आपका एक कृत्य धारा 341 और 323 आईपीसी के अंदर दंडनीय है। ये आरोप सारांश है। इसमें खास बात यह है कि दो अपराध हैं, 323 और 341, दोनों का सब्सटेंस सुनाया गया है, एक ही पैरा में सुना दिया गया है, फॉर्मल तौर से अलग अलग इनको नहीं सुनाया गया है। तो ये होता है सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, जिसमें अपराध की विशिष्टियाँ सुनाई जाती हैं, फॉर्मल चार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे अगर नल्ले की भाषा में, रोज़मर्रा की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, आरोप विरचित किया जाना किसे कहते हैं? आरोप विरचित किए जाने का मतलब ये होता है कि हर चार्ज सेपरेटली फ्रेम्ड होगा और सेपरेटली जो भी चार्ज फ्रेम हुआ है वो सेपरेटली उसको सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं लीगल लैंग्वेज के अंदर, और आम बोलचाल की भाषा में आरोप विरचित किया जाना कहा जाता है। अब ये जानना बहुत मैं कुछ टॉपिक्स आज जो इसमें अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनमें ख़ास तौर से चार्ज में कंटेंट्स क्या होते हैं उस पर मैं बताऊँगा, और सेक्शन 34 या 149 और 120B की एप्लीकेशन के साथ में चार्ज कैसे लगाया जाता है उसके बारे में फोकस करूँगा। एनहेंस पनिशमेंट का चार्ज कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। साथ ही ये भी बताने का कोशिश करूँगा अगर चार्ज में कोई ओमिशन है या एरर है तो कब ये प्रोसिक्यूशन केस के लिए फेटल होती है और कब नहीं होती है। साथ ही मैं बताऊँगा कि जो हमारे चार्ज का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर चार्ज बना होता है, वो फॉर्मेट क्या है और उसमें जो चार्ज बनाते हैं आपको कैसे उसमें उन चार्ज को उसमें फ्रेम करना चाहिए। ये आज के मेरे इस वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट में अधिक से अधिक चीज़ें बताऊँ। जहाँ तक कंटेंट्स की बात आती है चार्ज के अंदर, तो हम जानते हैं कि चार्ज के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं, जैसे घटना के टाइम को लेके और घटना के स्थान को लेके, टाइम एंड प्लेस दोनों। टाइम की जब हम बात करते हैं, अगर डेट वगैरह क्लियर हो रही है कि भाई अपराध इस तारीख को किया था, इस दिनांक को किया गया था, तो वो भी डालना चाहिए। तो ऐसे मान सकते हैं कि डेट, टाइम एंड प्लेस घटना के संबंध में। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है उसका नाम भी आरोप में आना चाहिए। अगर किसी संपत्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है, जैसे लूट वगैरह का मामला, चोरी वगैरह का मामला, डकैती के मामले या रिस्ट्री के मामले या हाउस ट्रेसपास या ट्रेसपास के मामले, तो उस प्रॉपर्टी का भी उल्लेख चार्ज में आना चाहिए। ये मस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चोरी का मामले कोई अपराध हुआ है आईपीसी का, तो उसमें आप आरोप कैसे बनाएंगे? अच्छा, दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहीं पे कि यदि जो अपराध हुआ है,
जिसका आरोप आप लगा रहे हैं उसे विधि द्वारा कोई नाम दिया गया है। हम जानते हैं ना कि जैसे आईपीसी में या बीएनएस के अंदर मैक्सिमम अपराध को नाम दिया गया है, तो आरोप के अंदर उसी नाम से हमें आरोप लगाना चाहिए, अपराध को उसी नाम से हमें लिखना चाहिए जो नाम उसको विधि द्वारा दिया गया है। अब जैसे चोरी कब होती है ये बताया गया है, कानून में बताया गया चोरी होना क्या होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप ये है कि उसने परिवादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया, तो इसका आरोप कैसे लगेगा? इसका आरोप ऐसे लगेगा, आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक इतने को फला स्थान से परिवादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। अगर उसका कोई पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिख सकते हैं आप। ये पर्याप्त है चोरी का आरोप। इसमें आप लोगों को अपराध की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। या जैसे 302 का आरोप लगाना है, आप उसमें लिख सकते हैं कि आपके विरुद्ध आरोप है कि इस दिनांक को फला स्थान पे आपने मृतक XYZ की हत्या कर दी। इतना पर्याप्त है। अब हत्या जहर दे के की, कि हत्या गोली मार के की, कि हत्या तलवार से की, कि हत्या पानी में डूबो के मारा, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही चोरी के अपराध में अब हम चोरी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें 5 एलिमेंट हैं। उस डेफिनेशन के एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। हमें चार्ज ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके आरोप है कि आपने फला दिनांक को अभियुक्त की बिना सहमति के बेईमानपूर्ण आशय से, उसके कब्जे से, उसकी चल संपत्ति मोटरसाइकिल को हटा दिया, इस प्रकार आपने चोरी की। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने चोरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब है कि वो सारे कंटेंट पूरे होते हैं। जो चोरी के अपराध की जो परिभाषा है, उसी जो वर्ड आपने चोरी इस्तेमाल किया है अपने चार्ज के अंदर, उसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आपने लिख दिया कि आपने परिवादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने परिवादी की मोटरसाइकिल को उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय से हटा दिया, चल कर दिया, जो कि एक चल संपत्ति थी। जब आप आरोप में चोरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये सारे एलिमेंट उसके अंदर समाहित हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखते हैं तो अच्छा चार्ज नहीं माना जाता, और ये माना जाता है कि आपको समझ नहीं है कि चार्ज कैसे फ्रेम होता है कि अपराध आपको डेफिनेशन, कोई नाम नहीं दिया गया अपराध को, तो उस दशा में आपको उसकी डेफिनेशन का, उसकी परिभाषा का उतना पार्ट जरूर लिखना चाहिए चार्ज के अंदर, ताकि अभियुक्त को ये समझ में आ जाए कि उसके विरुद्ध किस अपराध का आरोप है जिस पे उसका विचारण होने वाला है। तो ये समझने जैसी बातें हैं। और अब जैसे कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब सपोज करें किसी आदमी के ऊपर ये आरोप है कि भाई उसने कोई एक एग्जांपल देता हूँ कि गबन का कोई आरोप है किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर, कोई अकाउंटेंट है सपोज करें किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और उसके खिलाफ आरोप ये है कि भाई उसने 3 साल तक जो भी पैसा गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज अकाउंटेंट प्राप्त किया, जो उसको सरकारी खजाने में जमा कराना था, उसने सरकारी खजाने में जमा नहीं करा के खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया उस पैसे को, गबन कर लिया उस पैसे का, आपराधिक न्यास भंग कर लिया, आपराधिक दुर्विनियोग कर लिया, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कर लिया, या उसका आपराधिक न्यास भंग कर दिया। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन है, 2 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन है, इट्स ओके, तो एक ही चार्ज लगा सकते हैं आप। बट कई बार जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो सरकारी पद पे है, अकाउंटेंट है, काम करता है, साल दर साल काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, बाद में एक ऑडिट हुई, उससे पता चला कि भाई इसने तो 3 साल तक लगातार जो भी पैसा इसके पास आया उसको सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया, खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया, गबन कर लिया, आपराधिक न्यास भंग कर लिया पैसे का, तब उस पर जो आरोप लगेगा, सपोज करे
409 का आरोप लगना है, क्योंकि ये आपराधिक न्याय भंग की एग्रीवेटेड फॉर्म है 409। अब कानून ये कहता है, जो आरोप लगाने का कानून है, कि भाई आपराधिक न्याय भंग के मामलों में या आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में 1 साल के अंदर जो गबन हुआ है या 1 साल के अंदर जो आपराधिक दुर्विनियोग हुआ है संपत्ति का, उसका आरोप एक साथ लगाएंगे। 1 साल से अधिक की अवधि का आरोप एक साथ नहीं लगाएंगे। सपोज करें 2002 के अंदर ये मान के चले कि 3 लाख रुपए का टोटल गबन हुआ है। 2003 में 1 लाख रुपए का गबन किया है, 2002 में फिर वापस 1 लाख रुपए का गबन किया, 2003 में भी 1 लाख रुपए का गबन किया है। अब इसमें आरोप ऐसे नहीं लग सकता कि भाई आपने सन 2001, 2002, 2003 में 3 लाख रुपए का गबन किया है। इस प्रकार से आरोप लगाने से विधि इनकार करती है, मना करती है। उसमें 3 आरोप लगेंगे। प्रथम, आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने एक 2002 से 31/12/2002 तक फला पद पे रहते हुए ये जो 1 लाख रुपए का गबन किया है। फिर दूसरा आरोप ऐसे लगेगा दूसरे साल की अवधि के लिए, फिर तीसरा आरोप ऐसे लगेगा तीसरे साल की अवधि के लिए। ये 3 आरोप लगेंगे। हालांकि ये एक ही आरोप माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल इसका पर्पज़ केवल इतना है कि ताकि अभियुक्त के माइंड में ये क्लैरिटी रहे कि उसके खिलाफ आपराधिक न्याय भंग से संबंधित या आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित क्या आरोप हैं, ताकि वो अपने डिफेंस में मिसलीड नहीं हो। इसका केवल पर्पज़ इतना है। आपने 3 आरोप लगा दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 3 सजाएं मिलेंगी। सजा देने के पर्पज़ से ये एक ही अपराध माना जाएगा 409 का। ठीक है ना। तो आपराधिक न्याय भंग और आपराधिक संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। फिर साथ ही ये है कि आपको हर आइटम लिखने अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर सपोज करें उसने 20 या 25 या 30 ट्रांजैक्शन की 1 साल के अंदर जिसमें उसने गबन किया है, तो आरोप लगाने का तरीका ये है कि उस साल के अंदर टोटल अमाउंट जो ग्रोस अमाउंट है वो लिख सकते हैं। अब 1 लाख रुपए का गबन किया है, आपको हर एक एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने 1 जनवरी को इतना किया, फिर 10 अप्रैल को इतना किया, फिर आपने 31 जुलाई को इतना किया, फिर नवंबर में इतना किया। ग्रोस अमाउंट लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक 1 लाख रुपए का आपने गबन किया है। ये इसका आरोप ऐसे लगेगा। मैंने बता दिया। अगर ये सब करने के बावजूद भी जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है, आपने अपराध में समय भी लिख दिया, स्थान भी लिख दिया, व्यक्ति का नाम भी लिख दिया, संपत्ति का नाम भी लिख दिया, और इसके बावजूद भी ये बात क्लियर नहीं हो रही है अभियुक्त को कि भाई वास्तव में उसके खिलाफ क्या आरोप है। आपको लगता है कि भाई और भी कुछ लिखा जाना है। फिर आगे ये है कि फिर आप अपराध करने का मैनर लिखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में फॉल्स एविडेंस देने की बात आती है, तो आपको वो पार्ट लिखना चाहिए उसके चार्ज में, आरोप में, कि भाई फला प्रकरण में दिनांक कितने को आपके जो न्यायालय के समक्ष शपथ में कथन हुए थे उसमें आपने ये कथन किया था। इन्वर्टेड कोमाज में वो कथन लिखना पड़ेगा जिस कथन के संबंध में उसके ऊपर आरोप है। ये कथन किया था और ये कथन मिथ्या था, या आप इसको मिथ्या होना जानते थे, या आप ये जानते थे कि ये सत्य कथन नहीं है, तो इसमें वो पार्ट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही चीटिंग वगैरह के मामले, छल वगैरह के मामले होते हैं, उनमें भी कई बार मैनर लिखने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एटीएम के बाहर एक वृद्ध आदमी खड़ा है, अभियुक्त वहाँ पे जाता है, वृद्ध से कहता है कि भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एटीएम से पैसे निकालने में। वृद्ध उस पर भरोसा करके अपना एटीएम कार्ड दे देता है। वो अभियुक्त एटीएम में जाता है, पैसे निकालता है, पैसे अपनी जेब में रख लेता है, बाहर आता है, उस वृद्ध को बोलता है कि भाई एटीएम खराब है, पैसे नहीं निकले, और एटीएम कार्ड उसको वापस लौटा देता है, चला जाता है। ये
चीटिंग है, फ्रॉड है, अंडर सेक्शन 420 आईपीसी। तो जनरली चीटिंग के मामलों में जहाँ पे चीटिंग के आरोप होते हैं वहाँ पे आपको मैनर जरूर लिखना चाहिए, किस ढंग से छल किया गया है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टांस के अंदर जो मैंने बताया अभी, आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके ये आरोप है कि आपने दिनांक इतने को फला स्थान पे परिवादी, उसका नाम लिख देंगे, को से छलपूर्वक उसका एटीएम कार्ड प्राप्त करके उसके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए और इस प्रकार आपने छल का अपराध किया, जो कि धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय छल के अपराध की श्रेणी में आता है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। तो ये तरीका है, ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चार्ज फ्रेमिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को उसके अंदर डालना चाहिए, कहाँ पे हमें मैनर लिखना चाहिए, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में खासतौर से कैसे आरोप बनते हैं, ये बहुत ज़रूरी। अब एक होता है, एक सेक्शन 75 है, एक सेक्शन 75 है आईपीसी के अंदर, जो अभी बीएनएस का सेक्शन 13 है, जिसमें एनहेंस पनिशमेंट का प्रोविज़न है। आईपीसी के अंदर चैप्टर 7 और 17 दो ऐसे चैप्टर हैं, यदि किसी व्यक्ति को पहले उन चैप्टर, उन अध्याय में दिए गए किसी अपराध में दोषित किया गया न्यायालय द्वारा, किसी ऐसे अपराध में जिसमें 3 साल या से अधिक की सजा है, और फिर वापस इसी प्रकार के अपराध में फिर उसको दोषित पाया गया है, तो फिर ये प्रोविज़न ये कहता है कि उसको एनहेंस पनिशमेंट दिया जाएगा, जैसा सेक्शन 75 में आईपीसी में बताया गया है या सेक्शन 13 बीएनएस में बताया गया है। वैसे तो अगर देखें चोरी के अपराध में 3 साल तक की सजा है, लेकिन अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि भाई पुनः कन्विक्ट हुआ है चोरी के अपराध में और 75 की चार्जशीट आती है, तो फिर 10 साल तक की या एलआई तक की भी सज़ा हो सकती है, जैसा कि सेक्शन 75 या 13 में दे रखा है। अब आपको इनहेंस पनिशमेंट का प्रीवियस कन्विक्शन का जहाँ पे चार्ज लगना होता है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगने की स्टेज क्या होती है। आपके सामने अभियुक्त के विरुद्ध एक मुकदमा चल रहा है 379 का या 392 का या ऐसे किसी अपराध का, और उसमें उसको आपने ये फाइंडिंग दी कि भाई इसने अपराध किया है, आपने उसको दोषी पाया है। आप अभी जो मामला चल रहा है आपके सामने, आपने उसको दोष सिद्ध कर दिया। अब दोष सिद्ध करने के पहले, दोष सिद्ध करने के बाद में उसके विरुद्ध प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगेगा। प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि भाई अभी इस मामले में जो अपराध उसके खिलाफ प्रमाणित हुआ है उसमें उसको नॉर्मल दंड नहीं देके बढ़ी हुई सजा दें, जैसा कि सेक्शन 75 आईपीसी में बताया गया है या सेक्शन 13 बीएनएस में बताया गया है। इसलिए जो मामला आपके सामने चल रहा है उसमें दोष सिद्ध कर दिया, उसके बाद में उसको आरोप सुनाया जाता है प्रीवियस कन्विक्शन का। आरोप सुनाने के बाद प्रोसिक्यूशन को एविडेंस का मौका दिया जाता है, डिफेंस को भी मौका दिया जाता है। अगर प्रमाणित हो जाता है कि हाँ प्रीवियस कन्विक्शन हुआ था किसी ऐसे अपराध में जो कि चैप्टर 7 या चैप्टर 17 का ऑफेंस था, और वो कन्विक्शन अभी भी बहाल है, फोर्स में है, तो फिर सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग सेंटेंसिंग होगी, सज़ा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज में क्या क्या चीज़ें आती है। उसमें यह आता है प्रीवियस जो कन्विक्शन हुआ है उसकी डेट आती है कि भाई इस दिनांक को हुआ था, फलां न्यायालय द्वारा किया गया था और इस अपराध में किया गया था, इसलिए क्यों ना आपको अब इनहेंस पनिशमेंट से दंडित किया जाए।
अब एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कैसे लगाते हैं। आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक कितने को फला स्थान पर फला व्यक्ति से इतने रुपए की लूट कारित की। और फिर आगे मैं यह भी आरोप लगाता हूं कि इससे पूर्व आपके द्वारा दिनांक कितने को फला न्यायालय द्वारा फला प्रकरण में आपको इसी प्रकार के अपराध में जिसमें 3 वर्ष या से अधिक की सजा थी में दोषित किया गया था। अतः आप धारा 75 भारतीय दंड संहिता या धारा 13 बेने सजदा केस में भी के अंदर एनहेंस पनिशमेंट के लिए या अवरतर दंड के लिए उत्तरदायी है। इस तरह का कंटेंट बनेगा आरोप का। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाने की स्टेज क्या होती है। ये प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में हो गया। अब फॉर्मेट पे आते हैं कि चार्ज का जो फॉर्मेट दे रखा है सीआरपीसी के अंदर, हम जानते हैं कि उसमें चार्जेस विद 1 हेड भी हैं एंड चार्जेस विद 2 और मोर हेड्स के भी फॉर्मेट हैं। अब जो फॉर्मेट दे रखा है उसी में आपको चार्ज लिखना है। 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी क ख ग, जो चार्ज का फॉर्मेट है। पहले भाग में जो पार्ट ए में आता है वो मजिस्ट्रेट या सेशंस जज का नाम आता है, उसका पदनाम आता है और अभियुक्त का नाम आता है, जिसमें मजिस्ट्रेट या सेशंस जज ये लिखता है कि मैं आप अभियुक्त पर निम्न आरोप लगाता हूं। बस इतना ही आता है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में जितने भी चार्जेज हैं वो सेकंड पार्ट में आएंगे, बी पार्ट में आएंगे। वो 1 चार्ज भी हो सकता है, 2 चार्ज भी हो सकता है, 3 चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन सभी चार्ज अलग अलग लिखे जाएंगे, कंबाइंड करके चार्ज नहीं लिखे जाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे भले ही वो आरजीएस का एग्ज़ाम हो या डिस्ट्रिक्ट कैडर का एग्ज़ाम हो, चार्ज फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार करते हैं कि जैसे 2-3 सेक्शन का एक साथ ही चार्ज बना दिया एक में ही। ये सही नहीं है। कानूनी है कि प्रत्येक अपराध का चार्ज सेपरेट बनेगा, एक साथ नहीं बन सकता। अब जैसे मैंने बताया पहले, चोरी का आरोप कैसे बनेगा या हत्या का आरोप कैसे बनेगा, ऐसे रात्रि गृहबंधन का आरोप कैसे बनेगा, रेप के अपराध का आरोप ऐसे कैसे बनेगा, 304B जो अब सेक्शन 80 है बीएनएस का, उसका आरोप कैसे बनेगा। लेकिन आरोप बनाने में प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आपको सेक्शन 34 या सेक्शन 149 या 120B की हेल्प से की एप्लीकेशन के साथ में आरोप बनाना होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि भाई उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उनमें से एक ने, ए और बी हैं जिन्होंने सी के साथ मारपीट की और बी के पास लाठी थी, बी ने लाठी से उसका हाथ तोड़ दिया सी का। अब चार्जशीट आ गई, 341 आईपीसी में आ गई और 325 में आ गई। अब 2 शीर्ष के चार्ज है, ये कैसे बनाएंगे। अब पहला तो सिंपल ही बन जाएगा कि दोनों के खिलाफ कि भाई आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक फला स्थान पर परिवादी को रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया, जो कि धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय सदोष अपराध की श्रेणी में आता है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है। अब फिर है 325 का। अब 325 के ऑफेंस के संबंध में ये स्पेसिफिक एविडेंस आ रही है कि ए और बी जिन्होंने मारपीट की उनमें से बी ने वो लाठी मारी थी जिससे उसका हाथ टूटा था। और ये भी एविडेंस रिकॉर्ड पे है कि ए ने क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, कॉमन इंटेंशन थी मतलब उनकी। तो अब यहाँ पे दोनों पे
325/34 की हेल्प से आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, ना लगेगा। जिसके संबंध में, जिस अभियुक्त के संबंध में स्पेसिफिक एविडेंस है कि इसने वो गंभीर चोट कारित की थी 325 की, उस पर सीधा 325 का लगेगा। सेक्शन 34 कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। इस बात की जिम्मेदारी अधिरोपित करता है, उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है कि भाई चूंकि आप दोनों कॉमनली इंटेंडेड, दोनों जो एक्ट किया गया वो दोनों के द्वारा कॉमनली इंटेंडेड था, और बी ने जो लाठी से हाथ तोड़ा वो दोनों की कॉमन इंटेंशन के तहत था, इसलिए बी ने जो एक्ट किया उसके लिए ए भी जिम्मेदार है। ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, तो इसलिए बी पे तो सीधा आरोप लग जाएगा कि आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने फला दिनांक समय और स्थान पे सी के हाथ में लाठी मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और गंभीर चोट कारित की, इस तरह का आरोप लग जाएगा। और ए के ऊपर 325/34 का आरोप लगेगा। उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि आपके विरुद्ध आरोप है कि दिनांक इतने को अभियुक्त बी द्वारा परिवादी सी को लाठी से आप दोनों अभियुक्तों के सामान्य आशय में जो गंभीर उपपत्ति कारित की गई थी, जो गंभीर उपपत्ति कारित की गई वो आपके सामान्य आशय में कारित की गई, इसलिए आपका कृत्य धारा 325/34 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध श्रेणी में आता है। मतलब ये कि एक अभियुक्त पे आरोप लगा 341 और 325, दूसरे पे लगा 341 और 325/34। अब आते हैं 149 कॉमन ऑब्जेक्ट वाले पार्ट पे। हम जानते हैं कि 149 वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली होती है जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा कॉमन ऑब्जेक्ट होता है? जो सेक्शन 141 आईपीसी में दे रखा है। अगर 5 एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन अगर अनलॉफुल असेंबली है तो अंडरस्टूड है कि वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं। अगर हमें 149 की हेल्प से उसकी एप्लीकेशन के साथ में आरोप लगाना है तो जो अनलॉफुल असेंबली के किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपराधिक कृत्य किया गया है तो उस असेंबली के जितने भी बाकी लोग हैं उनके ऊपर जो आरोप लगेगा 149 की हेल्प से लगेगा। जिन अभियुक्तों ने सीधे अपराध किया है उन पे तो सीधा अपराध लगेगा, आरोप लगेगा। सपोज करें 302 का मामला हुआ है, एक 5 या 6 लोगों का ग्रुप है और उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या कैसे हुई कि उनमें से एक पर्टिकुलर अभियुक्त है। अभियुक्त कौन है? ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हैं। ए के पास पिस्टल है और उसने ए से हत्या कर दी। अब ए पे जो आरोप लगेगा वो सीधा 302 का लगेगा, 302/149 का नहीं लगेगा, 302/149 का नहीं लगेगा, क्योंकि ए तो सीधा अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है ना, 149 की हेल्प से उत्तरदायी नहीं है। तो आरोप क्या लगेगा? आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने दिनांक कितने फला समय स्थान पर सी की हत्या कारित कर दी, ये आरोप लग जाएगा। और बाकी के लोग ये बाकी पे लगेगा कि दिनांक इतने को अभियुक्त ए द्वारा जो हत्या कारित की गई, सी की जो हत्या कारित की गई, वो उस विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कारित की गई जिसके आप सदस्य थे, इसलिए आपका कृत्य धारा 302/149 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय हत्या के अपराध की श्रेणी में आता है। बाकी के जो 4-5 लोग हैं उन पे 302/149 का ऑफेंस का चार्ज लगेगा, और जो मेन मुलजिम है जिसने वो हत्या कारित की उस पर सीधा 302 का लगेगा। मैंने ये देखा, एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि जनरली सब पे 302/149, जिसने अपराध किया है, जिसके खिलाफ आपके सामने एविडेंस भी है, पुलिस अनुसंधान में जो एविडेंस कलेक्ट की गई उसमें स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई गोली ए ने मारी थी, लेकिन अनलॉफुल असेंबली 5-6 लोगों की थी, तो जिसने गोली मारी है उसका तो सीधा ही 302 लग जाएगा, 149 लगाने की जरूरत नहीं है, और बाकी पे 302/149 लग जाएगा। तो ये वह सेक्शन 34 149 की एप्लीकेशन से चार्ज लगना है। ऐसे ही 120B अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है, अलग से ऑफेंस है। सेक्शन 34 अलग से ऑफेंस नहीं है, 149B अलग से ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 34 हो या सेक्शन 149 हो,
ये दोनों ही सेक्शन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी फिक्स करते हैं ऐसे व्यक्तियों की कि जिन्होंने 34 के अंदर तो जिसने क्राइम में तो पार्टिसिपेट किया है लेकिन एक्चुअल परपेट्रेटर ऑफ दैट क्राइम वो नहीं है, लेकिन कॉमन इंटेंशन थी और सहयोग भी किया है, पार्टिसिपेट भी किया है, इसलिए 34 की हेल्प से चार्ज लगेगा। ऐसे ही 149 में सीधा भले ही उसने नहीं किया हो जिस पे आप चार्ज लगा रहे हैं 149 की एप्लीकेशन से, बट अनलॉफुल असेंबली के जिस मेंबर ने वो अपराध किया है सीधा, उस अनलॉफुल असेंबली का ये व्यक्ति भी मेंबर था और इसी की बिना पे उसके ऊपर 302 बी 149 का चार्ज लग रहा है। अब 120 बी में 120 बी अपने आप में एक सेपरेट अपराध है, सेपरेट ऑफेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी के खिलाफ ये आरोप है कि भाई उन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी फॉर्म की और सी की हत्या कारित कर दी। अब इसमें 302 का दोनों पे लग जाएगा और 120 बी का भी दोनों पे लग जाएगा। जैसे 302 का लगाएंगे, आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने इस दिनांक को इस स्थान पे परिवार मृतक सी की हत्या कारित कर दी, ये तो 302 का आरोप हो गया। अब 120 बी का कैसे लगेगा? आपके विरुद्ध आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर सी की हत्या आप एवं फलाभियुक्त ए व बी आप दोनों द्वारा रचे गए आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गई, अतः आपका कृत्य धारा 120 बी आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 120 बी का हो गया। और जहां पे एक ही मुलजिम है, ध्यान रखें, जहां पे एक ही मुलजिम है वहां पे 120 बी का आरोप नहीं लगता। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है कि भाई मुलजिम आपराधिक षड्यंत्र था और 2 या 2 से ज़्यादा लोग थे लेकिन बाकी अननोन है और जिसका ट्रायल चल रहा है उसका तो पता लगा लेकिन बाकी षड्यंत्रकारी कौन थे उनका पता नहीं है, लेकिन षड्यंत्रकारी थे, अपराध में शामिल और भी थे, तो वहाँ भी 120 भी लग सकता है, भले ही ट्रायल एक का चल रहा है। तो ये ध्यान रखें कि 120 बी का आरोप कैसे लगता है। 120 बी के लिए प्रत्येक 120 बी के तहत उत्तरदायी है अगर आपराधिक षड्यंत्र रचा है। ऐसा नहीं है कि 120 की एप्लीकेशन से एक के एक्ट के लिए दूसरे की लायबिलिटी बनती है। 120 बी में ये नहीं है। अगर 120 बी दोनों ने किया है तो दोनों सेपरेट लायबल हैं, इस बात के लिए कि भी आपने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा आपने और उसके तहत ही हत्या कारित की गई। तो जब भी आप चार्ज लगाएं सेक्शन 34 सेक्शन 149 की एप्लीकेशन के साथ में या 120 बी का, इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका चार्ज सही लगेगा। अब एक और ध्यान रखें कि जो भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएगी वो जनरल जजमेंट लिखने को आएगा, उसमें कहा जाएगा कि भाई आप आरोप लगाइए, आरोप विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए। अब इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि ये जो नया एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, ये फोर्स में है 1 जुलाई 2024 को। अगर आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसके फैक्ट ऐसे हैं कि उसमें अपराध बताया गया है 1/7/2024 के पहले का, और अपराध क्या है, आरोपी अभियुक्त के ऊपर कि उसने लापरवाही पूर्वक एक वाहन चला के या कोई अन्य लापरवाही पूर्वक कृत्य करके फला व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। 304A का पुराने एक्ट के अंदर समझे कि 304A का आरोप है उसके खिलाफ। अभी नए एक्ट के अंदर समझे तो सेक्शन 106 का। तो आपके ध्यान रखना है कि पुराने एक्ट में यानी आईपीसी के अंदर ये जो 304A का जो ऑफेंस था ये समन ट्रायल था, क्योंकि 2 साल तक की सज़ा थी। 2 साल तक की सज़ा वाले जितने मामले हैं वो समन मामले हैं, और जो समन मामले नहीं है वो वारंट मामले हैं जिसमें 2 साल से अधिक की सज़ा है। अब 1 जुलाई 2024 को बीएनएस फोर्स में आ गया, उसमें सेक्शन 106 में जो पहले 304A था, अब 2 साल सज़ा नहीं है, अब 5 साल सज़ा होगी, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अभी वारंट केस है, वारंट ट्रायल है। अब वारंट ट्रायल है तो फिर चार्ज फ्रेम होगा। 304A में चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं थी,
केवल सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन सुना जाता था, आरोप सारांश सुना जाता था। लेकिन अब आरोप सारांश आप नहीं सुनाएंगे, अब अलग से आरोप विरचित करेंगे, क्योंकि 5 साल तक की सजा, वारंट मामला है। और इसी को बात को ध्यान में रख के सेक्शन 106 का आरोप लगाएंगे आप। अब आरोप कई बार अल्टरनेटिव में भी लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी, उन्होंने इसमें कहा कि भाई जहाँ पे आप 304B का यानी दहेज मृत्यु का आरोप लगा रहे हैं, जो भी सेक्शन 80 है BNS के अंदर, जहाँ आप दहेज मृत्यु का आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे वैकल्पिक तौर पे 302 का भी आरोप लगाएं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर 304B के अपराध की ट्रायल चल रही है और ट्रायल में जो अपराध प्रमाणित होता है वो 304B का नहीं बल्कि 302 का प्रमाणित होता है, हत्या का मामला प्रमाणित होता है, तो उस सूरत में अगर आपने अल्टरनेट चार्ज लगा रखा है, 304B तो लगा ही रखा है, लेकिन अल्टरनेटिव 302 भी लगा रखा है, तो आप 304B से बरी करके 302 में कन्विक्शन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 304B का लगा रखा है और ट्रायल में ये पाया गया कि भाई ये हत्या का मामला बन रहा है, 302 का मामला बन रहा है, लेकिन आपने वैकल्पिक तौर पे 302 का चार्ज नहीं लगा रखा है, तो फिर आप 302 में कन्विक्शन नहीं कर सकते। तो आप जो भी जजमेंट लिखने पे जो प्रॉब्लम आपके सामने आए, ये भी देखें कि भी वैकल्पिक तौर पे इसमें कोई आरोप बनता है क्या। आरोप जैसे चोरी के मामले में कई बार बनता है, जैसे चोरी का आरोप, या विकल्प के तौर पे कई बार चुराई गई संपत्ति को चोरी की जानते हुए प्राप्त करने का आरोप, जो 410(11) में था पुराने से IPC के अंदर, है ना। तो प्रॉब्लम देख के आप जो भी क्वेश्चन आए उसमें ज़रूर देखें कि क्या इसमें कोई ऐसी गुंजाइश है क्या कि अल्टरनेट चार्ज लग सकता है, क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिव चार्ज लगाएंगे, फिर जो आपने अल्टरनेटिव चार्ज लगाया, जैसे 302 का आपने अल्टरनेटिव लगाया और ट्रायल के बाद में आपने पाया कि भाई मुलजिम ये मामला दोषसिद्धि का है, तो फिर दोषसिद्ध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, अब ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को इसके बारे में, चार्ज के बारे में। और चार्ज का जो मैंने फॉर्मेट बताया था कि जैसे 3 पार्ट होते हैं उसमें ABC। ए में तो मजिस्ट्रेट या सेशन जज का नाम आता है और अभियुक्त का नाम आता है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सेकंड पार्ट में, B पार्ट में जितने भी आरोप हैं 1 2 3 4 जितने भी, वो सारे एक एक करके आ जाएंगे। लास्ट पार्ट में फिर यह आता है कि मैं यह निर्देशित करता हूँ कि आप अभियुक्त का उक्त आरोपों पर इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए। और नीचे फिर दस्तखत मजिस्ट्रेट या सेशन जज के, अभियुक्त के भी करा लेते हैं। और चूंकि आरोप विरचित करने का मतलब ये होता है कि आरोप फ्रेम किए गए यानी बनाए गए और फिर उनको रीड ओवर किया गया एंड एक्सप्लेन किया गया अभियुक्त को, तो इसलिए 2 क्वेश्चन लिखने बनते हैं। जब ट्रायल प्रक्रिया जब आप पढ़ते हैं, भले ही सेशन ट्रायल है या वारंट ट्रायल है, तो उसमें लिखा हुआ है कि चार्ज शैल बी रीड ओवर एंड एक्सप्लेन, हालांकि फॉर्मेट में नहीं है लेकिन प्रोविजन में लिखा हुआ है चार्ज शैल बी रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। तो 2% जरूर लिखे नीचे। आरोप आपको पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया कि क्या सुन समझ लिया कि आरोप क्या है आपके खिलाफ। अभियुक्त का जो भी उत्तर है कि हाँ मैं सुन और समझ लिया। फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या आरोप स्वीकार करते हैं या अनिवीक्षा चाहते हैं। को अमूमन यही कहता है कि मैं आरोप अस्वीकार करता हूँ, अनिवीक्षा चाहते हैं। फिर नीचे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और अभियुक्त के हस्ताक्षर। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया चार्ज का। ये क्रिमिनल में चार्ज आपको अलग से बनाना पड़ेगा, जजमेंट में अंदर चार्ज नहीं बनता, अलग से बनाना पड़ेगा, जजमेंट अलग लिखना पड़ेगा। जजमेंट के अंदर तो इसी चार्ज के ऊपर फिर पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, विचारणीय पर्सन या आधार्य पर्सन, वो बनाया जाता है। तो याद रखें कि क्रिमिनल केस के अंदर चार्ज अलग से बनाया जाएगा, जजमेंट के अंदर चार्ज नहीं बनता। वन थिंग, सिविल के अंदर मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिविल के अंदर आपको अलग से इशू बनाने की जरूरत नहीं है। जो जजमेंट लिखेंगे सिविल के अंदर, जो फॉर्म एप्रोप्रिएट जगह पे वो इश्यूज लिख दीजिए, वो उतने से काम चल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चार्ज के बारे में। एक और बताना चाहूँगा कि अगर कोई चार्ज इफेक्ट का डिफेक्टिव है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, तो जनरली ये होता है कि वो फेटल नहीं होती प्रोसिक्यूशन के लिए। सेक्शन 215 में दे रखा है और एक सेक्शन
464 है सीआरपीसी में। बट अगर एरर ऐसी है, ओमिशन इस तरह की है चार्ज के अंदर कि जिससे लगता है कि अभियुक्त मिसलीड हुआ है और इससे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर ये चार्ज की एरर फेटल है। अगर कोर्ट ने कन्विक्शन का जजमेंट पास कर दिया और सज़ा भी दे दी है, तो ये अपील डिवीज़न जहाँ भी इसको चैलेंज करेंगे और ये बात सामने आती है अपील कोर्ट के या रिवीजन कोर्ट के कि जो ओमिशन या एरर है चार्ज के अंदर वो इस तरह की है जिससे अभियुक्त मिसलीड हुआ है, प्रॉपरली अपने डिफेंस नहीं कर पाया है और इससे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर जजमेंट सेट असाइड हो जाएगा। तो ये चार्ज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको देखें और मेरे वीडियो आते रहेंगे। हम काफ़ी कंटेंट हमारा जो जुडिशरी प्रेप ऐप है उस पर अपलोड कर रहे हैं डे बाय डे, कुछ वीडियोस भी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी कर रहे हैं और भी दूसरा कंटेंट कर रहे हैं। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आप या हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।